Hello students, now we are going to talk about the next important concept called pacemaker. What is the pacemaker? What is the need, the classification, after effect and the evolution, right? So first we need to understand the diagrammatic representation. Now, in case of natural scenario, what happens? This is our SA node. These three branches, these three connecting branches are called internodal fiber. This one is your AV node. This one is your bundle of His, and these are Purkinje fiber network, left and right. Now, we have in previous lecture we have talked about the voluntary and involuntary function. I am not going to talk about this concept again. So, whenever the brain is sending signal to autonomic nervous system to direct the SA node, that SA node you should generate the electrical impulses with a particular frequency or time duration via these internodal fiber to assist or start the synchronous operation of systole and diastole, otherwise contraction and relaxation of atria and ventricle. कहने का मतलब है, जब ब्रेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ऐसे नोड को डायरेक्ट करता है कि वो सिग्नल जनरेट करे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे या एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे टू फैसिलिटेट द सिंक्रोनस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, राइट? टू कोऑर्डिनेट ऑल दीज इवेंट्स, the main criteria or main crucial point here lies at the SA node. Means if the SA node is not working properly, I mean to say that brain is sending the signal via autonomic nervous system to SA node that you should generate the signal in a periodic fashion, follow a particular time duration or a frequency to assist the बीटिंग ऑफ हार्ट, राइट? 0.8 सेकेंड क्राइटेरिया, ये आपके जो कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए जब ब्रेन ऐसे नोड को सिग्नल भेजता है और ऐसे नोड उस सिग्नल के अकॉर्डिंग आपका काम नहीं करता, मतलब आपका ऐसे नोड जो सिग्नल तो जनरेट कर रहा है बट वो सिग्नल या तो AV नोड तक ना पहुँचे, ऐसे नोड सिग्नल जनरेट कर रहा है. केस 1 की बात कर रहा हूँ, दो केसेस हम देखेंगे. पहला, ब्रेन ने ऐसे नोड को सिग्नल दिया, ऐसे नोड सिग्नल तो जनरेट कर रहा है बट वो उस पर्टिकुलर टाइम फैशन में या पीरियोडिक फैशन में AV नोड तक नहीं पहुँच रहे, राइट? केस 1 की बात है कि आपका कम्युनिकेशन चैनल में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया. सेकेंड, आपका ऐसे नोड ने काम ही करना बंद कर दिया, मतलब ऐसे नोड सिग्नल भेज ही नहीं पा रहा है. ये आ गई आपकी एबनॉर्मेलिटी अब ऐसे नोड के पॉइंट पे या फिर आपका इंटरनोडल फाइबर के पॉइंट पे. आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? ना तो आपका सिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का ये परफॉर्म नहीं होगा. कार्डियक साइकिल परफॉर्म नहीं होगी तो जो ब्लड की सप्लाई है ऑल ओवर द बॉडी वो कंप्लीट नहीं होगा. ब्लड की सप्लाई ऑल ओवर द बॉडी कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होगा? देयर विल बी अ सडन डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑल ओवर द बॉडी, राइट? So here lies our need.
नीड कहाँ पे आई, जब भी आपका ऐसे नोड या फिर उससे एसोसिएटिंग जो ये ब्रांचेज है इंटरनोडल फाइबर की, इनमें कोई डिफेक्ट आ गया, उस केस में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट को इस बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट से रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब ये बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट अब अपने इंटेंडेड फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, इसकी जगह हमें एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट से इसको रिप्लेस करना है। ये हुआ हमारा नीड, राइट। अब हमें ये तो पता है कि आपका जो ऐसे नोड है वो काम नहीं कर रहा है या इंटरनोडल फाइबर काम नहीं कर रहा, तो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट से इसको रिप्लेस करना है, राइट। बट जो नीड है, नीड भी आपकी दो टाइप की हो सकती है। जब हम पेसमेकर की बात करें तो नीड आपकी दो टाइप की हो सकती है। उस टू टाइप्स को समझने के लिए हम दो टाइप के पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज पेशेंट ए है, उसको डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि आपका जो ऐसे नोड है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, आपका जो बीट्स पर मिनट है 72 बीट्स पर मिनट, वो कंटिन्यूसली और बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में आपका लो बीपी पे है। मतलब आपका जो नॉर्मल बीट्स पर मिनट है वो 72 बीट्स पर मिनट पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, नॉर्मल जो है आपको उससे नीचे ही आ रहा है। सो डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि आपको ऐसे नोड या फिर आपको पेसमेकर इम्प्लांटेशन की ज़रूरत है। पेशेंट ए की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या हुआ, पेशेंट ए को सडनली रात में उसकी जो हार्ट बीट है या फिर हार्ट रेट है वैसे ही वो 72 बीट्स पर मिनट से कम पे था। अब उसका जो हार्ट रेट है क्रिटिकल लेवल पे आ गया, राइट, ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे, बहुत उनका जो हार्ट बीट है बहुत स्लो हो गया, 10, 20 या 25 ऐसे रेंज पे आ गया। उस केस में क्या होगा कि अब पेशेंट को उसके घर से हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल में आने के बाद सक्सेसफुली सर्जरी परफॉर्म करने तक, ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इस पूरे ड्यूरेशन में हमें उस पेशेंट को अलाइव रखना है। जो एडिक्वेट सप्लाई है ब्लड की, न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना है, राइट। उस केस में क्या करते हैं पेशेंट ए के केस में, यहाँ पे आती है अब क्लासिफिकेशन की बात। क्यों? अब इस पॉइंट पे जब हम डिस्कस करें, सो पेशेंट ए और पेशेंट बी दो केसेस आते हैं। पहला जो मैंने केस बताया अभी, टेम्पररी प्लेसमेंट, जो आपका क्लासिफिकेशन है उसके अंडर मैंने दो पेशेंट के केस बताए टेम्पररी प्लेसमेंट के। पहला केस क्या था आपका, इमरजेंसी सिचुएशन, कि उसका हार्ट रेट बहुत नीचे चला गया, तो उस पूरे ड्यूरेशन के लिए एक आपको पेसमेकर उसने डॉक्टर ने लगाया। बट ये पेसमेकर आपका एक्सटर्नल पेसमेकर है। मतलब नीड के अकॉर्डिंग पेसमेकर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एक्सटर्नल, दूसरा है आपका इंटरनल। मैंने पेशेंट ए और पेशेंट बी का एग्जांपल पहले इसलिए दिया ताकि आप पहले उस नीड को समझ पाएँ कि नीड क्या था क्लासिफाई करने के पीछे। सो नीड थी आपकी इमरजेंसी कंडीशन। पहले पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन क्या थी कि उसका ऐसे नोड प्रॉपरली काम वैसे भी नहीं कर रहा था। इमरजेंसी प्रोटोकॉल आने पर या इमरजेंसी सिचुएशन आने पर उस पेशेंट को उस सर्जरी के ड्यूरेशन में हमें अलाइव रखना है और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इंश्योर करना है। उस केस में हमने एक्सटर्नल पेसमेकर लगाया। पेशेंट बी के केस में क्या होता है, पेशेंट बी के केस में आपका बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी का केस मतलब जब आपके जो हार्ट वॉल्व्स हैं उनमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए। डिफेक्ट मतलब जब भी हम ब्लड फ्लो की बात कर रहे थे, ब्लड फ्लो के केस में क्या होता था, हमेशा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स से आपका पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स, फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन से होता हुआ वापस आता था। पल्मोनरी वेन से आपका लेफ्ट एट्रिया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन फिर आपका एरोटा से। इस पूरे फ्लो चार्ट में कहीं भी ब्लड फ्लो वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं होता था।
कभी भी नहीं। आइडियल केस में या नॉर्मल केस में तो कभी नहीं, बट डिसीज कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड है उसका बैकफ्लो वेंट्रिकल से एट्रिया में होने लगता है। सो आपका जो हार्ट वॉल्व्स है उस केसेस में हो चुके हैं डिफेक्टिव। अब आप नॉर्मल बीटिंग हार्ट पे तो सर्जरी परफॉर्म कर नहीं सकते, राइट। और सर्जरी के उस पूरे ड्यूरेशन में हमें अगेन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई और सारी चीज़ें इंश्योर करनी है। उस केस में आप क्या करते हैं, पेशेंट बी के केस में एक्सटर्नली ऑन अ टेम्परेरी बेसिस आप एक्सटर्नल पेसमेकर का एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं। ये कैटेगरी ए की बात थी। ये आपका एक्सटर्नल और ये आपका इंटरनल। एक्सटर्नल कंप्लीटली ऑन अ टेम्परेरी बेसिस और टू टैकल अ इमरजेंसी सिचुएशन। जो आपका एक्सटर्नल पेसमेकर है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर टेम्पररी यूज़ करते हैं आप सर्जरी के केस में। इंटरनल पेसमेकर के केस में क्या होता है, इंटरनल पेसमेकर के केस में आपने इस पूरे बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट आपने बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया है, कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है, कोई एक्सटर्नली या फिर कोई टेम्पररी बेसिस पे नहीं है। सो ये दो पॉइंट्स हैं क्रूशियल नीड के बेसिस पे कि इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे होगा, राइट। बट इन दोनों क्लासिफिकेशन के बाद भी एक्सटर्नल और इंटरनल पेसमेकर के केसेस में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके हम समझते हैं। ये एक्सटर्नल, ये आपका इंटरनल, राइट। एक्सटर्नल के केस में आपका क्या है, टेम्पररी बेसिस पे आप यूज़ करते हैं एक्सटर्नल पेसमेकर। इंटरनल के केस में आपका परमानेंट, राइट। एक्सटर्नल के केस में जो आपका पेसमेकर का क्लासिफिकेशन है ये आपका डिपेंड करता है, या फिर इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी डिपेंड करती है शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो उनको एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो उनकी जो लॉन्गिविटी है या फिर आपका जो लॉन्ग टाइम में इनको सपोर्ट करना है या फिर एक एक्सटेंडेड पीरियड तक इसको अप्लाई करना है, ये इस केस में आपका फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। बट इस केस में है, क्योंकि आप जब परमानेंटली अगर आप पेसमेकर इम्प्लांट कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका जो सर्किट है या आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट है कभी उसकी बैटरी में कोई फॉल्ट आ जाए या उसके सर्किटरी में कोई फॉल्ट आ जाए तो हम उसे 1 या 1.5 साल के बाद फिर से रिप्लेस करें, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनल पेसमेकर में ये सारी ये जो प्रॉपर्टी है या फिर फीचर है लॉन्गेविटी का, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसे सपोर्ट करना है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब 10 साल 15 साल का ड्यूरेशन। एक बार आपने पेसमेकर लगा दिया तो वो 10 से 15 साल तक पेशेंट को सपोर्ट करेगा, राइट। सो ये दोनों की पॉइंट है बेसिकली और इन की पॉइंट्स के बेसिस पे बहुत सारे सब पॉइंट्स भी आते हैं। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल और इंटरनल पेसमेकर को डील करेंगे सेपरेटली, उस टाइम पे हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को देखेंगे, राइट। नाउ अभी इसको छोड़ देते हैं और एक की पॉइंट था इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन मीन्स जो भी आपका फर्स्ट जनरेशन पेसमेकर होगा, राइट, फर्स्ट जनरेशन पेस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपने फर्स्ट जनरेशन पेसमेकर बनाया वो अभी तक चल रहा है, या फिर उसमें कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड फॉल्ट नहीं था जो अभी इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में किसी भी फर्दर अपडेशन को ड्राइव नहीं किया, ऐसा नहीं है। जो भी आपके फर्स्ट जनरेशन के आपके पेसमेकर रहे होंगे, उनके आपके जो भी डिसएडवांटेजेस हैं, जो भी आपके डिसएडवांटेज है, वो आपके ड्राइविंग फैक्टर होते हैं सेकंड जनरेशन के लिए। जैसे अगर आपका फर्स्ट जनरेशन पेसमेकर में कोई बैटरी का इशू था, या उसकी बैटरी उतनी लंबे ड्यूरेशन तक सर्किट को सपोर्ट नहीं करती, तो आपका ये डिसएडवांटेज हो गया। अगर सर्किट को सपोर्ट नहीं कर रही तो आपका जो पेशेंट है वो एक्सपायर कर जाएगा, तो आप इस चीज़ को तो अफोर्ड कर नहीं सकते। सो सेकंड जनरेशन में जो आपके जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो इसके एडवांटेजेस या फिर फीचर्स के रूप में आते हैं। फिर जो सेकंड जनरेशन में अगर कोई डिसएडवांटेज होगा तो थर्ड जनरेशन में उसे टैकल करने की कोशिश की जाती है। तो ये पूरा इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहता है और ये अभी भी चल रहा है, राइट। और जो अभी जो प्रेजेंटली अभी की अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन में, तो अभी इस इलेक्ट्रॉनिक जो हम ये बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट को आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से आप रिप्लेस करने की बात कर रहे थे अभी प्रीवियस जनरेशन तक। प्रेजेंट जनरेशन में क्या है, जितने भी प्रीवियस जनरेशन थे उनका एक डिसएडवांटेज हमेशा रहा है। वो क्या है, आपका बायो रिजेक्शन। बायो रिजेक्शन मीन्स हमारी जो बॉडी है वो किसी भी आउटर एलिमेंट को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट को, किसी भी इम्प्लांट को बहुत जल्दी रिजेक्ट करती है। क्यों? बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट बॉडी का पार्ट नहीं है। मतलब जो भी टिश्यूज़ है, सराउंडिंग टिश्यू है, बॉडी फ्लूइड्स है, ब्लड्स है, वो सारे के सारे मिलकर एक बहुत करोसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के लिए। तो आप कोई भी अगर इम्प्लांट अगर आप बॉडी के अंदर प्लेस करेंगे तो सबसे पहले तो ये बायो रिजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आता ही है हमेशा, और ये हर जनरेशन में ये कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहा है। सो अगर अभी के केस की बात करें, सो इस फैक्टर को नलीफाई करने के लिए बॉडी से ही एक स्मॉल टिश्यू लेकर के कंप्लीट एसए नोड को या तो ग्रो किया जाता है, या फिर ये एसए नोड इंटरनोडल फाइबर के पूरे इस कॉम्बिनेशन को ग्रो किया जाता है, या कंप्लीट एक पूरे हार्ट को ही ग्रो किया जाता है। और जो आपका वो एरिया आता है वो आपका स्टेम सेल या फिर टिश्यू इंजीनियरिंग के अंडर आता है। सो ये कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का प्रोसीजर है जो चलता रहता है, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss about the external pacemaker, then internal pacemaker, and inside the internal pacemaker there are different types of pacemaker. We'll study in upcoming lectures, right? Thank you.